हम देखते हैं प्लैनेट की वर्तमान स्थिति क्या है, लेकिन पूर्ण फल के लिए और संपूर्णता के लिए जानने के लिए हमें अपने कुंडली चार्ट के ग्रहों की स्थिति को समझना होगा। अगर हमारे ग्रहों की स्थिति जैसी बैठी होगी, उस हिसाब से जो प्लैनेट परिवर्तन कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें फल मिलेगा। ठीक है? केवल हमने राशिफल तो सुन लिया, लेकिन क्या राशिफल 100% शत प्रतिशत सही है? देखिए, ज्योतिष में शत प्रतिशत कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जिसके पास दृष्टि है वो देखेगा और उसी को दिखाई देगा। मैं जो पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसमें परमात्मा की जितनी इच्छा होगी, वो है मुझे उतना ही दिखाएगा, उतना ही बुलवाएगा और उतना ही आप सीखेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, जितने लोग इस कक्षा में आ रहे हैं, जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं उन पर कोई दैवीय कृपा है कि जो इस वो पराविद्या को सीखने के लिए लालायित हैं, इच्छा शक्ति उनकी प्रबल है, और अगर वो श्रद्धावान रहे, तो दैवीय कृपा के फलस्वरूप वो उस ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हो जाएँगे और समय आने पर वो प्रकट होगा। और एक चीज़ और है कि चीज़ें आसानी से दिखती हैं, तो फिर काम करने में आसानी होती है, नहीं तो ऐसे-ऐसे चार्ट आते हैं, 25 मिनट आपने वेस्ट कर दिए, दिमाग का दही हो गया, समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या बताऊँ। अच्छा, किसी के बारे में हम कुछ अपशब्द भी या अपशगुन भी नहीं बता सकते। तो बड़े धैर्य और या कहते हैं ना, ये कोई आसानी से करने वाला काम नहीं है। इसमें बड़ा सँभल के करना पड़ता है, क्योंकि अ, अगर कोई जो आजकल के एस्ट्रोलॉजर गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, अ, प्रेत बाधा का भय दिखाकर, अकाल मृत्यु का भय दिखा करके लोगों से धन हड़प रहे हैं, तो अगर इस प्रकार से कोई करता है या कोई धन लोलुप है, तो ऐसे का तो उपाय भी फलित नहीं होता। आप ज़रा किसी डॉक्टर के पास जाइए, जो ज़्यादा-ज़्यादा दवाइयाँ लिखता होगा ना, बिल्कुल पेशेंट को आराम नहीं लगना। जो बहुत कम दवाइयाँ लिखता है और बीमारी की पकड़ रखता है, उसका उसकी दवाई काम कर जाएगी। ठीक है? आप कभी भी देखना, कोई अच्छा जो डॉक्टर होगा, बहुत लिमिटेड दवाई लिखेगा। और जो लोग ज़्यादा दवाइयाँ लिखते हैं, तो समझ लो उसका कार्य भी फ्लॉप होने वाला, उससे जो पेशेंट को कोई आराम भी नहीं मिलने वाला। आप देखते हैं कितनी दवाइयाँ लोग खा कर के उल्टा बीमार हो जाते हैं और एक नई बीमारी पैदा हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने ये द्वादश भाव तक ही समझ लिया। यहाँ ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, जो बताया था कि जातक की कुंडली के नवम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, इसी प्रकार स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव से पति का विचार किया जाता है। उसी प्रकार मातृ भाव के चतुर्थ भाव से सप्तम घर अर्थात कुंडली के दशम भाव से पिता का विचार किया जाता है। मातृ भाव के सप्तम घर यानी दशम भाव से हम पिता का विचार करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है? वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने समझाई हैं। लेकिन हाँ, ऊपर थोड़ा-सा कहीं करेक्शन करना है, क्योंकि कहीं-कहीं जो जीजा इत्यादि बार-बार लिखा गया है, तो वो मैं करेक्शन कर लूँगी। बाकी सारा चीज़ें इसको बाकायदा जो मैंने अभी बोला था, सब एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है? तो अब हम अपनी कक्षा कारकत्व की तरफ चलते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? जी। जी, हाँ जी। देखो, ये जी। संबंध तो आपको जो है ना याद करने पड़ेंगे, या वो धीरे-धीरे आपको समझ आएगा। जब आपको धीरे-धीरे भावों का ज्ञान हो जाएगा, तो धीरे-धीरे आपको ये समझ आ जाएगा कि इसमें तो जो है क्या कहते हैं, ये संबंध बन रहे हैं और इन-इन संबंधों से इस प्रकार हम देखें। ठीक है? तो मैं पुनः स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं कार्यकर्ता की तरफ बढ़ती हूँ। एक्चुअली मैं 35 मिनट ही क्लास ले रही हूँ, लेकिन मैं रोज़ प्रयास कर रही हूँ आपको समझाने का। ठीक है? और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि वही चार्ट बनाना ज़रूर सीख लीजिए, इससे आपको आसानी हो जाएगी, नहीं तो चीज़ें आप सीखते तो जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि भूल भी हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं कारकत्व की तरफ। ये मैं क्या कर रही हूँ? 1 मिनट। कारकत्व को हम जानते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट ढूँढ लेती हूँ। देखिए, कारकत्व होता क्या है? प्रत्येक ग्रह को, जो भी जितने भी हमारे ग्रह हैं, नवग्रह हैं, ठीक है? उनको कोई ना कोई कारकत्व दिया गया है। कारकत्व मतलब काम करने के लिए कोई पद दिया गया है कि आपको यहाँ पर इस भाव में बैठकर ये काम करना है। ये कार्यक्षेत्र आपके हाथ में है और आप इसमें कार्य करेंगे। तो ये हमारे जो 9 के 9 प्लैनेट हैं, हर भाव में, चाहे वो बैठे हों कहीं भी, लेकिन उनके हाथ में कारकत्व होता है उन भावों को चलाने का। ठीक है? कारकत्व से मतलब है कि ये कार्यक्षेत्र आपके हाथ में है। जैसे कि मेड लोगों को एक मैं इस उदाहरण देती हूँ कि मान लो कहीं सर्वेंट हैं बहुत सारे, तो उनको एक कार्य क्षेत्र दे दिया गया कि भई देखो, इस कमरे की और इस कमरे की सफाई आपको करनी है।
तो वो उस कमरे की ही सफाई करेगा, दूसरा जो मेड होगा या स्वीपर होगा वो कहीं दूसरे कमरे की सफाई करेगा। तो ये ऐसे ही इन ग्रहों का, जो भी हमारे जितने भी नवग्रह हैं, हमारे नवग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है, ये रहे सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। तो ये नौ ग्रहों का हमारी चार्ट में सभी की से मतलब काल पुरुष की कुंडली में इन नव ग्रहों का कार्य क्षेत्र बांटा हुआ है कि आपको इस कार्य क्षेत्र में कार्य करना है, यानी आपका कार्य है। यानी जब अब लोग कहते हैं कि भाई किस समय हमें ये काम होगा, लोग ये बहुत पूछने आते हैं कि भाई ये काम हमारा कब बनेगा, ये हमें लाभ कब होगा, शादी कब होगी, या एडमिशन कब होगी, किसी भी प्रकार की बातें। क्या मेरा स्क्रीन शेयर चल रहा है? हाँ चल रहा है, ठीक है। तो हम वो कैसे बताएंगे? या तो हम ग्रह दशाएं अंतर दशाएं देखेंगे, या फिर हम देखें, क्योंकि ग्रह दशाएं अंतर दशाएं एक सामान्य फल है देखने के लिए कि ग्रह दशा, अब मानो सूर्य की ग्रह दशाएं चल रही हैं, तो सूर्य किस किस कुंडली का काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कारकत्व उसके हाथ में है, तो उस भाव में से संबंधित फल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इतना पढ़ लेते हैं कि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह हैं, जिसमें चंद्रमा को, बुध को और शुक्र को सौम्य ग्रह कहा गया है, बृहस्पति को भी सौम्य ग्रह कहा गया है ना, सूर्य बुध बृहस्पति शुक्र को सौम्य ग्रह कहा गया है, और बाकी सबको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब ये हमारी 12 राशि, ये सब तो हो गया। ठीक है, इन सबके स्वामी आप याद कर लीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं सीधा कारकत्व पर। क्या आपको ये चित्र दिख रहा है? जी। हेलो जी। जी, तो अब हमने यहाँ पर देखा क्या, कृपया अपना माइक बंद कीजिए। सभी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं कारकत्व की तरफ। तो हम यहाँ आपको बता रहे थे जैसे कि सूर्य प्रथम भाव का कारक है। अब हम पहले सूर्य को ही देख लेते हैं। सूर्य प्रथम भाव का कारक है, उसके अलावा सूर्य कहाँ कहाँ का कारक है देखते जाइए। सूर्य हमारे नवम भाव का भी कारक है, सूर्य हमारे दशम का भी कारक है। ठीक है, तो अब हमें पहले सूर्य को याद करना है। प्रथम, नवम और दशम का कारक है सूर्य। ये तो हमने सभी प्लैनेट्स को लेके यहाँ रख दिया है, लेकिन अगर हम इसे आप कहेंगे तो मैं पुस्तक से भी पढ़ा दूंगी, मेरे पास पुस्तक है, मैं पुस्तक शो करती हूँ आपको वैसे। लेकिन ये चित्र से भी अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, पर मैं देखती हूँ पुस्तक में दिया हुआ हो तो खोजना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर शुरुआत यहीं पर हो गई, ये 12 भाव दिखा दिए, इनके नाम बता दिए, इनका देखो कारक ग्रह भी लिखे हुए हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। प्रथम भाव का कारक कौन कौन है? सूर्य और चंद्र है, दिख रहा है आपको? जी। ठीक है, द्वितीय भाव का कारक जो कि धन भाव है, उसका बृहस्पति और बुध है। भाई बृहस्पति के बिना भी ब्लेसिंग नहीं मिलती धन की, और बुध तो है ही कारक। ठीक है, और आप देखते होंगे काल पुरुष की कुंडली में, अ, चलिए काल पुरुष की कुंडली यहाँ छोड़ देते हैं फिलहाल, ये ध्यान रखिएगा धन वैभव ऐश्वर्य का कारक बृहस्पति, और बुध भी सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का भी कारक होता है। ठीक है, तृतीय भाव सहज भाव है, उसका जो कारक, मैं कारक की बात कर रही हूँ यहाँ पर, मंगल है, क्योंकि अगर मंगल नहीं है, रक्त नहीं है, तो पराक्रम कैसे दिखाएगा व्यक्ति? तो तृतीय भाव को जो चलाने वाला ग्रह है वो मंगल है, यानी मंगल इसका कारक है। और शनि भी है, क्यों? क्योंकि शनि भी जो है, शनि के दोषों को मंगल दूर करता है और मंगल के दोषों को शनि दूर करता है, यानी दोनों ही यहाँ पर कारक हुए। ठीक है, शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो दिखेगा तो आपको बिल्कुल शांत सा, लेकिन समय आने पर उसका जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली ग्रह है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर कारक है, क्योंकि शनि या मंगल, इनके अभाव में कोई व्यक्ति लड़ नहीं सकता,
लड़ नहीं सकता मतलब, या भाई आप लड़ेंगे किसी से कैसे, जब आपके पास ताकत होगी, आपके पास रक्त होगा, आपके भाई बंधु मजबूत होंगे, तभी तो आप सामने वाले से लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कारक है मंगल और शनि दोनों है। उसके अलावा चतुर्थ भाव को देखिए, जो सुख भाव है, माता का भाव है, उसमें चंद्रमा कारक है, चंद्रमा चलाता है उस घर को। बुध कारक है, ठीक है, और शुक्र भी कारक है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भूमि, भवन, मकान और इन सब चीजों को दर्शाता है, तो यहाँ पर ये भी कारक हो गए। अच्छा, एक चीज देखिएगा, अब आप कहेंगे जी जब दशा अंतरदशा चंद्रमा की आएगी, तो इस भाव से संबंधित, चौथे भाव से संबंधित फल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जो जो जिस जिस भाव का कारक है, जो जो ग्रह, और जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, मैं ये उसके हिसाब से बता रही हूँ, जो हम देखते हैं ना, क्या कहते हैं, दशाएं देखते हैं, तो उसके हिसाब से अगर चंद्रमा की दशा आती है, तो चंद्रमा जहां जहां का कारक है, उस भाव से संबंधित फल हमारे जीवन में घटित होंगे। जैसे कि मानो चंद्रमा की दशा चली, तो हमें घर का सुख मिलेगा, क्योंकि वो भूमि, भवन, मकान का कारक है, अगर वो शुभ स्थिति में हुआ तो। ठीक है, जिस प्रकार की स्थिति में बैठा होगा, उससे संबंधित वो फल घटित होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव को हमने देख लिया, हम पंचम को देख लेते हैं। पुत्र भाव है, विद्या का भाव है, इसका कारक बृहस्पति है, बृहस्पति चलाता है ये। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी संतान और क्या कहते हैं, विद्या का ग्रह है, ठीक है, गुरु है, तो वो हमारे पंचम भाव को का कारक है। छठे भाव का कारक मंगल और शनि और बुध तीनों है, लेकिन यहाँ पर मंगल शनि का बैठना अच्छा ज्यादा माना जाता है। क्यों माना जाता है मंगल शनि का अच्छा बैठना? क्योंकि हमें शत्रु से लड़ना है, तो जब तक हमारे पास रक्त नहीं होगा, हमारा बाहुबल मजबूत नहीं होगा, भाई बहन नहीं होंगे, हमारा अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत नहीं होगा, तो हम शत्रु से नहीं लड़ पाएंगे। तो छठे भाव का कारक मंगल और शनि है, और कहीं कहीं बुध भी देखा गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो जो है मंगल और शनि हो तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर बुध भी है, तो वो बुध मजबूत स्थिति में नहीं हुआ तो वो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है, वो राहु के साथ बैठ गया तो राहु की कहानी कहेगा, मंगल के साथ बैठ गया तो और बुरा स्थिति में आ जाएंगे। तो बुध अपने आप में अकेला और बहुत स्ट्रांग बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है, या सूर्य के साथ भी वो अच्छा फल देता है। ठीक है, सप्तम भाव जो है कलत्र यानी जाया भाव है, पत्नी का भाव है, तो उसका जो कारकत्व है शुक्र के पास है। प्रेमी प्रेमिका है या पति है, या हमारा लाइफ पार्टनर है, तो वो, या हमारी कोई लग्जरी एम्बिशन है, या मतलब कहते हैं ना कि पार्टनरशिप का कोई वर्क है, बिजनेस है, तो वो शुक्र दर्शाता है। इसका कारकत्व जो है, यानी शुक्र की दशा अंतर दशा जब आएगी, तो सप्तम भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति होगी। अब वो शुभ अवस्था में हो तो शुभ, और अशुभ अवस्था में हो तो अशुभ। आगे बढ़ते हैं। वैसे किसी भी समय मेरी क्लास समाप्त हो सकती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसको कंटिन्यू कर लूँ यहाँ तक। अष्टम भाव हमारी आयु का भाव है, मतलब हम यहाँ से देखते हैं हम कितना जीवन जिएंगे। रंध्र भाव है, कष्ट का भाव है, ठीक है, शनि है इसका कारक। अब शनि कारक है, अब शनि कारक मतलब शनि इसको चलाता है। अगर आप किसी के घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो कहीं ना कहीं किसी की साढ़े साती चल रही होती है, ढैया चल रही होती है, या शनि का अंतर कहीं आया होता है किसी की दशाओं, ग्रह दशाओं में, क्योंकि शनि दुख है, पीड़ा है, व्याधि है। शनि कर्मों का दंड दंड देने वाले दंडाधिकारी हैं। तो मृत्यु जब किसी की होती है परिवार में, कहीं ना कहीं, तो वो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव रहता है, क्योंकि शनि का कार्य है दंड देना, या मृत्यु के मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मृत्यु का जो घटना घटित होती है, कहीं ना कहीं वहां शनि का प्रभाव रहता है। और कोई अकाल मृत्यु होती है, तो वहां राहु का प्रभाव रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अगर हाँ शनि अष्टम में ही बैठा हो, तो वो मैंने उस दिन भी बताया था कि कारकत्व तो है, आयु तो बहुत दे देगा वो, ठीक है, धीरे धीरे मारेगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे लोग प्रार्थना करेंगे कि इसका शरीर छूट जाए, अरे अब तो इसका कार्य पूरा हो गया, इसकी आयु पूरी हो गई, और मतलब वो, लेकिन वो प्राण नहीं छूटेंगे, बहुत मुश्किल से जाके कभी बहुत टाइम बाद प्राण छूटते हैं, तो वो एक तरह का जीवन के प्रति संघर्ष को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नवम भाव की तरफ हम चर्चा करते हैं, फिर बाकी हम कल समझेंगे।
ठीक है? नवम भाव हमारे धर्म और भाग्य का और हमारे पिता का है और यहाँ का जो कारक है बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति एक हमारे भाग्य के लिए भी बहुत अच्छा प्लेनेट है और वो हमारे पिता को भी दर्शाता है, हमारे भाग्य को भी दर्शाता है, हमारे धर्म को भी दर्शाता है और इसका कारक सूर्य भी है। ठीक है? तो क्योंकि 9:11 हो गए हैं और हमारी मीटिंग कभी भी समाप्त हो सकती है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए और आपको कक्षा कैसी लगी आप बता सक